दिवाली से दिवाली तक बाजार की इस खास पेशकश में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं बाजार के जाने माने एक्सपर्ट से। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कार्नेलियन कैपिटल एडवाइजर्स के फाउंडर विकास खेमानी साहब। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। और सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम और आपके सभी क्लाइंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। और ये दिवाली बहुत मंगलमय हो, आपके लिए अच्छा समृद्धि लाने वाली हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद अनिल जी। हमारी कार्नेलियन और हमारी टीम की तरफ से आपको, आपके पूरे दर्शकों को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ। और आने वाला साल मंगलमय हो, प्रॉस्परस हो, हेल्दी हो, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल विकास जी। और पिछली बार आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने कहा था कि बाजार कहीं नहीं जा रहा, यहीं का यहीं है, ना बड़ी तेजी होगी ना बड़ी मंदी, और ये फंसा हुआ दिख भी रहा है ग्लोबल और लोकल माहौल के बीचों बीच में। इस वक्त आपका क्या असेसमेंट है, कैसे देख रहे हैं बाजार को? जी बिल्कुल अनिल जी, मेरा ये मानना है कि देखिए, हम भी एक पूरे बड़े स्ट्रक्चरल बुल रन में है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उस एक बड़े रन में हमेशा कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव, कंसोलिडेशन के फेज आते हैं। तो जो हमने पिछले कुछ महीनों में देखा, इसको आप एक कंसोलिडेशन का फेज समझे। जो हुआ है, कुछ सेक्टोरल रोटेशन होते हैं, कुछ ये होता है, और एक थोड़ी सी ग्लोबली अनिश्चितता का माहौल है। इंटरेस्ट रेट को लेके, इन्फ्लेशन को लेके तरह तरह की बातें बनती हैं। पर मेरा मानना है कि आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन रेट मोर और लेस पीक आउट हो चुका है। अगले 2-3 महीने में आपको डेटा में दिखने लग चालू हो जाएगा। और उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी आप देखेंगे तो अगले 2-3 महीने, 4 महीने में पीक आउट हो जाएगा। तो ये तो रही बाहर के बाजारों की बात है। सेम थिंग इंडिया में भी है, क्योंकि आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन का जो दर था, वो पिछले साल ये इसी समय से ऊपर जाना चालू हुआ था। तो अभी हमारा बेस इफेक्ट बढ़ गया है, और सारे के सारे कमोडिटी प्राइसेस हैं वो जो नीचे आ गई है। तो इसका क्लियर है कि आप देखेंगे तो ये बेस इफेक्ट भी प्ले आउट होगा, और इन्फ्लेशन की रेट भी कम होगी। तो ये जो है रेगुलेटरी को, एनवायरनमेंट को एक ऐसा कंडुसिव माहौल हुआ है जहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ने की संभावना अभी धीरे धीरे अगले 2-3 महीनों में मुझे लगता है वहां से पीक हो जाएगी। एंड वो जो है एक है, वहां से बेस मार्केट के लिए बनाएगा। तो मैं यहाँ से काफी पॉजिटिव। और चूंकि भारत के बाजारों की बात की जाए तो भारत इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है, दुनिया के कोई कंपैरिजन नहीं आज के समय में, जो 7 से 8% की ग्रोथ कर सकती है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है अर्ली स्टेज ऑफ साइकिल के अंदर है, रिकवरी के साइकिल में है। आज भी हमारा हर क्षेत्र में ग्रोथ की ही बात है। और जो नए कैटलिस्ट आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो एक जॉब ग्रोथ करने की माहौल हो रही है, केपेक्स का माहौल बन रहा है। तो सारे फैक्टर्स जो हैं एक सही दिशा में दर्शा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगली दिवाली एक बहुत अच्छा माहौल आपको देखने को मिलेगा। और मार्केट यहाँ से मेरा ये मानना है कि अगली दिवाली आपको 18 से 20% सेंसेक्स जो शायद 70,000 तक आपको दिखा सकता जबरदस्त। वाह विकास जी, मज़ा आ गया सुन के एकदम। 18 से 20% सेंसेक्स, और सेंसेक्स निफ्टी 18 से 20%। तो आपकी तो पसंद के स्टॉक, तो जिसमें आपकी बड़ी ज़बरदस्त महारत है स्टॉक पिकिंग के, तो आप मास्टर हैं। तो उसमें तो 40 से 50% के रिटर्न बनाएंगे आप एक साल में, ऐसा मुझे लगता है। है। देखिए, वो तो हो सकती है, इसमें कोई बात नहीं। पर आपको एक बात और बता दूं मैं, हम्म। यहाँ से अगले दिवाली में, जो कि काई शायद आज कोई बिलीव नहीं करेंगे, मेरा ये मानना है कि एफपीआई का बहुत बड़ा रिवर्सल होगा, एफपीआई का बहुत बड़ा पैसा आएगा। ओके। मेरा ये मानना है कि यहाँ से अगली दिवाली तक मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर हमको 15 से 20 बिलियन डॉलर का भी फ्लो आ जाए। क्योंकि आप इसका ये देखिए कि फेड की जब जब भी फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करता है, वहीं से इमर्जिंग मार्केट में से फ्लो बाहर जाना चालू हो जाता है। क्योंकि फेड रेट बढ़ाता है, इमर्जिंग मार्केट की करेंसी वीक होती है, वहां पे इन्फ्लेशन आ जाती है, तो उनकी इकोनॉमी की दर गति कम हो जाती है, और उनके शेयर मार्केट खराब करते हैं। ये एक नॉर्मल प्ले बुक है। तो जब जब ऐसा शुरुआत होती है तो एफआई फ्लोज वापस जाते हैं पूरे एंटायर इमर्जिंग मार्केट बास्केट में। तो ये जो पिछले साल जब फेड ने जैसे से बढ़ाने की बात करी, तब से अपने आउटफ्लो हमने देखा है। ये जो है वो रिवर्स होता है जब फेड की रेट जो पीक हो चुकी होती है। तो जैसा कि मैंने कहा, मुझे मेरा मानना है कि अगले 2-3 महीनों में, 4 महीने में फेड की जो इंटरेस्ट रेट है वो पीक हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन के तरीके से तो आज ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसका जो रिवर्सल जो होगा, उसके बाद वापस एफआई इमर्जिंग मार्केट्स में आएंगे। इंडिया उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा मुझे लगता है। तो अब अभी ये हो सकता है कि वो जनवरी में हो, फरवरी में हो, दिसंबर हो, वो टाइमिंग मुझे नहीं पता है। पर अगर मैं यहाँ से अगले दिवाली की बात करूँ, तो एक बहुत बड़ा एफआई का माहौल होगा। और अपने जो डोमेस्टिक फ्लोज तो जो है वो है ही है। तो आप समझ सकते हैं कि अच्छी अर्निंग ग्रोथ है और लिक्विडिटी प्रोफाइल दोनों साथ में बनी रहेगी। तो मार्केट अच्छा करना ही करना है।
बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई कि लोकल फंड्स और हमारे अपने इन्वेस्टर्स तो यहाँ पर पूरा पैसा लगाने के मूड में है ही, और जैसे एफआईएस का रिवर्सल आएगा तो विकास जी आपसे अगला सवाल पूछूं उससे पहले आपको एक चीज़ सुनवाना चाहता हूँ। आपके मित्र रिदम देसाई साहब, मॉर्गन स्टैनली इंडिया के डायरेक्टर जो हैं, एमडी जो हैं, उनका कल ही मैंने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था जो आज हम 11 बजे चलाने वाले हैं। एग्जैक्टली इसी लाइन पर उन्होंने बात की कि एफपीआई का पैसा, और एफपीआई ने हिंदुस्तान से पैसा निकाल कर कितनी बड़ी गलती की, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। जरा सी झलक सुनिए, उसके बाद मैं आपके पास फिर आ रहा हूँ। ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए भारतीय बाजारों पर क्या व्यू, क्या आउटलुक है, क्या तेजी हो सकती है या उससे पहले थोड़ा और हमें खराब होना पड़ेगा ग्लोबल मार्केट्स के साथ में? अगर आप 3-4 साल का व्यू पकड़े तो इंडिया की सिचुएशन बहुत अच्छी है। अच्छा सर, इंडिया में कहाँ बुलिश रहना है अब इस ग्लोबल माहौल के बीच में? आपको क्या लगता है क्या अच्छा होगा इंडिया में? एक तो फाइनेंशियल्स, ओके पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, फिर आप कंजम्पशन में देख लो लग रही है, और इंडस्ट्रियल्स, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कैपेक्स बूम आ रहा है। तो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स बड़ा डटकर मुकाबला कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा आ रहा है, खुद भी लगा रहे हैं। क्या लगता है आपको, लोकल लिक्विडिटी सफिशिएंट है एफआईएस का मुकाबला करने के लिए? एक्चुअली अनिल जी, मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे कहने की ज़रूरत है कि एफपीआई नहीं समझे है कि भारत में क्या बदलाव आया है। अच्छा, तो बिल्कुल रिदम सर का ये इंटरव्यू 11 बजे आप जरूर देखिएगा। और रिदम सर ये कह रहे हैं कि एफपीआई को समझ में नहीं आया कि हिंदुस्तान में क्या बदल रहा है, दो लिहाज से, एक ग्रोथ के लिहाज से और दूसरा लोकल मनी के लिहाज से। तो ये लोकल मनी बड़ा ज़बरदस्त, और यही बात विकास जी भी अभी कह रहे थे, तो और मज़ा आ गया। मतलब आज तो हेडलाइन वाली बात कह दी आपने विकास जी, मैं तो है ना वो पहले वाले जवाब से आगे नहीं बढ़ पा रहा। 18 से 20%, 18 से 20%, बहुत ही जोरदार और बड़ा बोल्ड और बढ़िया स्टेटमेंट है। अच्छा बताएं तो इस पूरी यात्रा में 20% की जो होने वाली है, इसमें कहाँ तेजी होगी, सबसे ज़्यादा क्या भागेंगे? मुझे लगता है सेक्टर को सबसे ज्यादा लीड करेगा बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर जो है काफी समय बाद एक कंसोलिडेशन के फेज से बाहर निकला है। पहले एनपीए की प्रॉब्लम थी, वो सॉर्ट आउट हुई, कैपिटलाइजेशन हुआ। अभी जो है क्रेडिट माहौल, ग्रोथ का माहौल बनना चालू हुआ है, और थोड़ी सी इंटरेस्ट रेट राइज होती है तो उसमें बैंकों को प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में बढ़ोतरी होती है। तो ये जो सारा का सारा माहौल है, मुझे लगता है अगले 2-3 साल चलेगा। तो अगले सेक्टर में अगले अगले साल मेरे को लगता है बैंक निफ्टी जो है, या फिर जो मतलब वो निफ्टी से ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। तो वो एक आप ध्यान रखें। दूसरा मुझे लगता है सेक्टर जो लीड करेगा वो ऑटोमोबाइल है। आप अगेन वापस देखें तो पिछले आईएलएफएस के क्राइसिस के बाद से ऑटो सेक्टर ग्रो ही नहीं किया है। पहले आईएलएफएस क्राइसिस थी, फिर पेंडेमिक आया, फिर चिप शॉर्टेज आई, तो सेक्टर ने कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं की। वो सेक्टर अभी आप देखना अगले 2-3-4 साल अच्छा ग्रोथ करेगा, और सेक्टर को हालांकि छोटा वेट है पर ये आउट परफॉर्म करेगा। तीसरा मुझे लगता है, जैसे शायद आपने आई थिंक इस पे हम काफी समय से बात भी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल्स इज अ वेरी 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 बिग स्ट्रक्चरल टिकेडल ट्रेंड, जो हमने शायद कई बार बात भी कर चुके हैं। हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि मैन्युफैक्चरिंग में कितना बड़ा एक रिवॉल्यूशन हो रहा है इंडिया में। जहां पे चाइना 2004-5 में था, वहां इंडिया आज खड़ा है। जहां पे हमारा आईटी सेक्टर मिड 90s में था, वहां आज हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खड़ा है। आप देखिएगा, इसमें मुझे लगता है सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएशन जो है परसेंटेज के लिहाज से मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होगी। आप ये अगले 5-7 साल का ट्रेंड है, और अगले साल भी वो वैसा प्ले आउट होगा, उसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। तो और लास्टली जो एक सेक्टर है जो काफी समय तक 6-8 महीने तक से स्ट्रेस चल रहा है, आईटी स्ट्रेस मार्केट में चल रहा है, कंपनीज का परफॉर्मेंस में नहीं चल रहा है। आप देखेंगे सबके नतीजे अच्छे ही आए। मार्केट का व्यू था कि शायद डेवलप्ड मार्केट्स में ग्रोथ कम होगी तो आईटी सेक्टर में नहीं आएगी, पर आप देखेंगे तो इस क्वार्टर के नतीजों में भी ग्रोथ का एक बड़ा सा मापदंड होता है ऑर्डर बुक के ऊपर। सब कंपनी ने अपनी ऑर्डर बुक काफी मतलब पिछले लास्ट ईयर के क्वार्टर से बेहतर ही ज्यादा करी है। तो मुझे लगता नहीं है कि उसमें इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट आएगा। ये नॉन डिस्क्रिशनरी सेगमेंट है इन सम सेंस, तो ये भी एक अच्छा बड़ा लंबा रुझान है, तो इस पे ध्यान रखें। तो मुझे लगता है 3-4 बड़े सेक्टर्स को आप देखेंगे तो ये सब ये जो ओवरऑल काफी अच्छा माहौल और तेजी का माहौल रखेंगे। तो ये है आपके लिए जहाँ पर बैंकिंग, ऑटो, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आईटी की निकल कर आई है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग बुलिश नहीं, लेकिन अब विकास जी कह रहे हैं कि अब यहाँ पर खरीदारी करने का मौका बनता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसे खास सेक्टर्स हैं जहाँ थोड़ा सावधान रहें या दूर रहें? फिर वैसे तो ओवरऑल ठीक करेगा इंडिया, बट आई थिंक कमोडिटीज के जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे पिछले 1-1.5 साल में बड़ी तेजी आई थी,
वहाँ पे थोड़ा-सा शायद हो सकता है कंसोलिडेशन या करेक्शन देखने को मिले। उनको मुझे लगता है थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा जो सेक्टर जो न्यू टेक मुझे लगता है अभी भी थोड़ा-सा क्योंकि कैपिटल जो महँगी हो गई है, कैपिटल की अवेलेबिलिटी थोड़ी स्कैर्स रहेगी, तो जो जहाँ पे कैपिटल बर्निंग मॉडल वाले जो मॉडल हैं, वो मुझे लगता है अभी भी थोड़े से स्ट्रगल करेंगे कुछ समय तक। तो उस पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाकी आई थिंक ब्रॉड एंड लॉस इंडिया में इतनी वाइड और डिवर्स सॉर्ट ऑफ ग्रोथ देखने को मिलेगी। मैं इसको अतिशयोक्ति नहीं मानूँगा कि मैंने मेरे 25 साल के करियर में इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स को एक साथ आते हुए नहीं देखा है, जहाँ पे आपका बैंकिंग ठीक कर रहा है, आईटी ठीक कर रहा है, कैपिटल गुड्स ठीक कर रहा है, इंडस्ट्रियल्स ठीक कर रहा है, रियल एस्टेट ठीक कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर रहा है। तो ऐसा पीएसयूज़ ठीक कर रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरे को इतना सारा अच्छा माहौल एक साथ कॉन्फ्लुएंस ऑफ इतने सारे फैक्टर्स देखने को नहीं मिले बहुत समय से। तो मुझे लगता है आने वाले समय में और बिल्कुल अगली दिवाली तक मैं कह सकता हूँ कि हमको एक बहुत अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। सो आपकी सबकी दिवाली बहुत अच्छी होगी। मेरे ख्याल से विकास जी अब तक की लाइफ टाइम हाई बुलिशनेस है आपकी। बिल्कुल, बिल्कुल। वाह। मैं मतलब बिना बिना कोई कैवेट्स के साथ कहूँ, मैं काफ़ी टाइम हाँ से बुलिश हूँ। मैं हाँ। कोविड के बाद से भी बुलिश हूँ, बट मुझे लगता है कि अभी के माहौल में जो है आप कोई भी ऐसा मतलब जब मैं बुलिश कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं होता है कि रिस्क नहीं है, रिस्क हमेशा रहती है। हमारा एक असेसमेंट करने का तरीका होता है कि भई आप जो फैक्टर्स है कनेक्ट डॉट करते हैं तो इनके पोटेंशियल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। बल्कि रिस्क तो हमेशा आती है और आती रहेगी। कभी भी मार्केट वन वे नहीं जाता है। मार्केट में डिसअपॉइंटमेंट भी आएँगे, पर मैं अगर एक 5 साल का व्यू लूँ, तो मुझे लगता है इंडिया की मार्केट कैप 6-7 ट्रिलियन डॉलर हो जाए तो कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो बड़ा आज तो हमने हमारा आपने हीमोग्लोबिन भी बढ़ा दिया और एकदम बिल्कुल मज़ा आ गया, मतलब दिवाली वाला मूड बना दिया। बहुत ही पॉजिटिव और बुलिश विकास खेमानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी एक बार फिर से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।